हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है। और हमने जो लास्ट में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके दो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने एक इंडेस 110 की बात की थी, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसी को चला रहे थे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर विद अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाई। नोट मैंने बहुत कम करवाया है, जितना मुझे लगा कि आपको ये जरूरी ही है वही नोट करवाया। अदरवाइज जो लिटरेचर नॉलेज के पर्पज से उस लेवल पर मैं आपको नहीं लेके गया। बट हाँ, आपको जितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं उसके प्रॉपरली 100% आपको उसके बारे में अवेयर किया है मैंने। और किस तरीके से डील करना उसके बारे में भी मैंने बात की है। मैं बेसिक समझाते समझाते आपको बेसिकली मैंने आपको 4 एग्जाम्पल क्लास में करवा चुका हूं। अब मैंने जो नेक्स्ट लास्ट सेशन में जो स्टार्ट किया था वो एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के टाइम पर आप एडजस्टमेंट डालोगे। जो भी चेंज हुआ है आपकी डेट ऑफ कंट्रोल से लेकर के आज के बीच में जो भी चेंज हुए हैं, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन का आप फाइनल अकाउंट पर क्या डालोगे? इंपैक्ट डालोगे एट द टाइम ऑफ द कंसोलिडेशन। ठीक है ना? तो उनके अंदर मैंने पहला बताया था कि इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उस इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के अंदर जो उसका इंपैक्ट आया है फाइनल अकाउंट पर, उस इंपैक्ट को आपको एलिमिनेट करना होगा। मैंने इसका लॉजिक भी समझाया था। मैंने मान लो मेरी ही सब्सिडी को लोन दिया है, तो मैंने अपने अंदर असेट्स एडवांस दिखा रखा होगा, उसने लोन दिखा रखा होगा, तो दोनों को मैं कंसोलिडेट करूंगा तो एक असेट्स एक लायबिलिटी जो खुद की ही बनाई हुई है उनको मैं वहां से एलिमिनेट कर दूंगा। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। ठीक है। वैसे ही मैं अब वन बाय वन करके अब आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ाने वाला हूं, जो भी आने वाला है, जो आपके एग्जाम में आते हैं मैं उन्हीं की बात करूंगा। उनके अलावा मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, नहीं तो ये टॉपिक चलता रहेगा, आप इसको 15 दिन खींचते रहो, ये चलता रहेगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। आपको बेसिकली जो सर, यदि लिमिट नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सब कुछ कवर ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। बोले इसलिए ऐसा होता है कि आपको बेसिकली कंसोलिडेशन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझना होता है। उस कंसेप्ट को समझ गए तो फिर आप एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक खुद ही करना स्टार्ट कर दोगे। टीचर आपको हर एडजस्टमेंट को खोल खोल के नहीं बताएगा, वो करके बताएगा तो मैक्स टू मैक्स वो रेगुलर बैच का पार्ट बनाया जाता है। अभी हम बिल्कुल रिवीजन टाइप में ले रहे हैं, तो रिवीजन टाइप में उतनी ही हम चीजों को ध्यान में रख करके चल सकते हैं जितना हमारे पर कोशिश हो सकती है। ठीक है। इंपैक्ट का मतलब क्या है? इंपैक्ट का मतलब ये कि आपने, एच लिमिटेड ने, एस लिमिटेड के पेरेंट ने अपनी सब्सिडी से कोई ट्रांजेक्शन किया है। तो उस ट्रांजेक्शन का पहले तो ये देखो इंडिविजुअल बुक्स पर क्या इंपैक्ट आया था कि भैया मैंने जब ट्रांजेक्शन किया, जैसे मैंने लोन दिया था, जब मैंने लोन दिया था तो मेरी जेब से कैश गया होगा और एक असेट्स क्रिएट हो गए, कैश कम हो गया होगा कि एडवांस नाम से असेट्स और क्रिएट हो गई। पहला इंपैक्ट तो दिख रहा है आपको। दूसरा, सामने वाली पार्टी का इंपैक्ट देखो, वहां का कैश बढ़ गया होगा और साथ के साथ एक उसकी लायबिलिटी भी बढ़ गई होगी। मेरी बात क्लियर है? तो उसके ये भी इंपैक्ट दिख रहा है, अब ये भी इंपैक्ट दिख रहा है। अब दोनों को मर्ज करके देखो कि क्या दोनों का इंपैक्ट सिमिलर तो नहीं है, कॉमन तो नहीं हो रखा। एक ने असेट्स क्रिएट कर रखे, एक ने लायबिलिटी कर रखे। इस जेब से पैसा गया था, इस जेब में पैसा आ गया। आपको नहीं लगता चारों के चारों एलिमेंट बिल्कुल बेकार हैं? बोलो ना। चार, खुद का पैसा खुद की जेब में आ गया, खुद ने खुद से लोन ले लिया। तो आपको नहीं लगता कि ये जब दोनों बुक्स को मर्ज कर दोगे तो दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? तो हमने ये कहां से पढ़ा? बस मैंने आपको इस कंसेप्ट से रूबरू कराया है, फर्क इतना सा है। अदरवाइज जो मैं कह रहा हूं लॉजिकली बात हम वही कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको यदि कोई एडजस्टमेंट ऐसा आ जाता है जो मैंने इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाया है, तो आपको सिंपल बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत रखना है और देखना है कि मैं जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूं सब्सिडरी के साथ, तो मेरी बुक पर इसका क्या इंपैक्ट आया होगा बिफोर द कंसोलिडेशन, और सिमिलर सब्सिडरी पर क्या इंपैक्ट आया होगा। फिर मैं दोनों को मर्ज करता हूं। दोनों मर्ज करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद फिर देखता हूं कि इनका जो नेक्स्ट जो इसका कहते हो क्रैक्स है, जो इसका सेट ऑफ है, वो सेट ऑफ क्या निकल करके आ रहा है, फिर मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यदि आपको कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा आ गया जो मेरे पूरे सेशन में नहीं कवर कराया है, तो आपको वहां पर बिल्कुल शांति से आप उसको वहां जाकर के ट्रीट करोगे। और जब ऐसा समझ में आ गया और ऐसा कर दिया, तो मैं इस बात की 100% श्योरिटी देता हूं कि आपकी बैलेंस शीट मिसमैच होगी नहीं, वो भी 100% करेक्शन के साथ। ठीक है। अभी मैं दो तीन ये जो जितने भी एडजस्टमेंट पढ़ाने वाला हूं उस सबको मैं आपको बारीकी से एनालाइज कराना सिखाऊंगा। नोट नहीं करवाऊंगा तो क्या हुआ, एनालाइज तो कर ही सकते हैं ना अपन लोग। तो एनालाइज कराना सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से चीजों को पिक कर रहे हैं, किस तरीके से उनको हम उसका इंपैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट में एडजस्टमेंट की बात करता हूं। एडजस्टमेंट नंबर टू। एडजस्टमेंट नंबर टू। एडजस्टमेंट नंबर टू। ठीक है। एब नॉर्मल
आइटम। एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम की हम बात करते हैं ऐसी घटना जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, यानी कहें तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है, जैसे आपका आग से माल जल गया। लेकिन क्योंकि मैं नॉर्मल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, इसका मैं ट्रीटमेंट डायरेक्ट लिखा रहा हूं, इसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट लिखा रहा हूं मेरे बच्चे। कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी। इसका इंपैक्ट भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो ना आप। ऐसा मत सोचना सर ने लिखवा दिया तो हो गया काम, नहीं। एक्टिविटी एडजस्टेड एज पर टाइम इफेक्ट। सर समझ में नहीं आया, अभी समझा रहा हूं। यहां पर दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। एक प्रॉफिट हो सकता है आपका, एक लॉस हो सकता है। इसको आप इग्नोर करोगे, इसको आप एड बैक कर दोगे इन करंट ईयर प्रॉफिट। बताऊंगा इसका लॉजिक जब मैं एग्जांपल कराऊंगा, तो वहां इसको समझाऊंगा। आपने इसको ऐड कर दिया यहां पर, तो यहां आपने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि नुकसान है, लेस तो होना चाहिए। बोलो ना। सोच के देखो, आपका 10 रुपए का माल जो था वो जल गया, तो आपको 10 रुपए का जो माल जला है, उसकी आपको इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा साथ में। बोलो, एक तो इन्वेंट्री कम हो गई आपकी, उसके साथ के साथ आपके प्रॉफिट लॉस पर भी इंपैक्ट आ रहा होगा, क्योंकि आपने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा होगा। बोलो ना। इन्वेंट्री आपने डेबिट कर रखी होगी ना पहले, तो उसको भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो लॉस है वो लेस तो होगा, लेकिन वो वहां से लेस होगा जहां का वो बनता है। सर जहां का बनता क्या मतलब है? आपने कुछ इस तरीके से सिनेरियो पढ़ा है अभी हमने, ये करंट ईयर है। आप यहां पर 100 डेट ऑफ कंट्रोल आपकी ये है, आपका 20,000 रुपए का नुकसान हो गया था। अब आपने क्या किया होगा, आपने यहां से पूरे प्रॉफिट में से, मान लो आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, तो आप पूरे में से लेस करोगे, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कितना आया होगा? 80,000 का। स्टैंडर्ड बोलता नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वाले प्रॉफिट, इस वाले टाइम लिमिट में आपको इवेंट अकर हुआ था, या इस वाले टाइम के अंदर ये अकर हुआ था। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, क्योंकि यहां हुआ है तो उस लॉस के दो हिस्से होंगे। एक तो जाएगा किस में, पेरेंट के अंदर, एक जाएगा सब्सिडी के जेब में। बोलो ना, मैं क्या कह रहा हूं। और यदि ये घटना यहां पर घटी थी, तो इसका मतलब सारा के सारा नुकसान ऐसे लिमिटेड में ही जाएगा, क्योंकि यहां तक के बराबर का तुम कंसीडरेशन पे कर चुके होंगे ना। तो जब हम कंसीडरेशन पे किया होगा, तो हमने उस लॉस को भी कंसीडर किया होगा। बोलो। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आपकी एबनॉर्मल घटना हुई है, एबनॉर्मल घटना हुई है पहले, क्योंकि प्रॉफिट आपने पूरे साल में से लेस किया होगा, और तो कोई दिक्कत नहीं, पहले उसको एड बैक कर दो। तो यानी पहले बोलता कि आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकालो, करेक्ट वाला। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा भैया, आपने प्रॉफिट लिया होगा, जो यानी कि पीएल का डिफरेंस कितने का, 80,000 का, प्लस कर दो इसमें क्या, एब नॉर्मल लॉस, कितने का बेटा, 20,000 का। तो ये बात करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया था आपने, 1 लाख, यही तो था। अब इसके दो टुकड़े करो, एक तो जाएगा बिफोर कंट्रोल, एक जाएगा आफ्टर कंट्रोल, क्योंकि यहां की बात कर रहा है। अब मान लो एक नुकसान जो है, ये जो नुकसान है, ये हुआ था इस वाले पीरियड के अंदर। तो अब क्या करो, इसे आधा आधा कर दो, मतलब 6-6 महीने का टाइम था, तो 50,000 प्रॉफिट यहां पर आ गया, और 50,000 का प्रॉफिट यहां पर आ गया। तो अब लॉस इस वाले पीरियड में हुआ है,
तो 20,000 का नुकसान आप यहीं से करोगे। तो ये जो आपका प्रॉफिट है, डेट ऑफ कंट्रोल को जो आएगा, वो प्रॉफिट आपका ड्यूरिंग द पीरियड आएगा मेरे बच्चे 30,000 का। सर बात समझ में नहीं आई, मैं ऊपर समझा देता हूं थोड़ा सा आपको, देखो। जब आप ये वाला स्टेटमेंट बना रहे होंगे, ये वाला, तो आप जो अदर इक्विटी है, इस अदर इक्विटी के अंदर इस वाले चेंज में से 20,000 लेस हो रहा होगा। तो अब मुझे बताओ, जब आप ये 20,000 लिख दोगे तो कितना बचा? 30K का। तो यानी कि यहां प्रॉफिट 1,30,000 आएगा ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? मुझे समझाना चाहता हूं, मैंने आपको इमीडिएटली इसका प्रैक्टिकली भी बता दिया कि मैं इसको कहां पर इंपैक्ट डाल रहा हूं। तो अब मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे, कि जो आपने प्रॉफिट, जो जहां से लॉस लेस करना था वहां से करना है, तो पहले पूरे साल का करेक्ट प्रॉफिट निकालो। करेक्ट प्रॉफिट के बाद आप उसको वहां से सब्सट्रैक्ट करो जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको यहां क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज हम इसको एग्जांपल करेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा, बट कंसेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि भैया देखो, प्रॉफिट है तो इग्नोर कर दो, प्रॉफिट को आप बिल्कुल इग्नोर कर देना है। हम बेसिकली यहाँ जो कंसेप्ट है वो लॉस के रेस्पेक्ट में, लॉस बोलता है कि लॉस है तो पहले एड बैक कर दो करेंट प्रॉफिट में, जिससे आपका करेक्ट प्रॉफिट निकल के आ जाए बिफोर द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल। मेरी बात क्लियर है? फिर आपको एडजस्ट करना है एज पर टाइम के अंदर। अब क्या करना पड़ेगा इसका? प्री होगा तो प्री आपके लिए, प्री तो प्री से सब्सट्रैक्ट करोगे, और पोस्ट है तो पोस्ट से सब्सट्रैक्ट करोगे। मेरी बात क्लियर है? तो मैं लिख लो इसके, चाहो तो। दैट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्री और पोस्ट एज पर डेट ऑफ इवेंट। जो आपका एबनॉर्मल का इवेंट हुआ है उसकी डेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दोनों एडजस्टमेंट करने हैं आपको। तो बेसिकली मैं कहूं तो इसके अंदर यही वाला पार्ट है, इधर ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको आराम बड़े ध्यान से देखती हुई चलनी है। मैं इसको कराऊंगा, टेंशन ना लो ना आप, इसका एग्जांपल भी कराऊंगा आपको, आपको समझने की टेंशन नहीं लेनी है। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, यूआरपी। यूआरपी क्या है? चलो मैं यूआरपी ना करके पूरा लिख देता हूं इसको। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी कि यूआरपी। यूआरपी, यूआरपी क्या है? मैं दोनों का एक साथ एग्जांपल ले लूंगा जिससे आपकी चीजें एक ही साथ क्या हो जाएंगी बेटा, क्लियर हो जाएंगे। यूआरपी, ठीक है, चलिए। यूआरपी, यूआरपी होता क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने कमाया नहीं। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं ज्यादा टाइम ना खाते हुए कंसेप्ट के अंदर मैं एक ही एग्जांपल से बात को समझाऊंगा। ये है, मान लो आपके पास पी लिमिटेड है, ये है एस लिमिटेड। गुड्स सेल किया है, 100 रुपए का माल था। कॉस्ट कितनी थी बेटा? 100 रुपए की। मार्जिन जोड़ दिया इसमें, प्रॉफिट जोड़ दिया इसने। क्या कर रहा हूं मैं? कॉस्ट था 100 का, ऐड किया मैंने इसमें मार्जिन 20 का, और आपने बेच दिया 120 का। अब मुझे बताओ, इसकी बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आ रहा होगा? इसकी बैलेंस शीट में आपने इन्वेंट्री जो थी वो लेस कर दोगे 100 से, और यहां पर प्रॉफिट के अंदर आपने ऐड कर दिया होगा 20 रुपए का। एम आई राइट रॉन्ग? क्लियर? और साथ के साथ आपका यहां पर कैश भी बढ़ गया होगा 120 से, आपने बेचा होगा। डेटर भी होंगे आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो।
ठीक है, डेटर अब कैसे में कैसे आएगा सीधा, ठीक है, ये चीज आप देखिए, इंपैक्ट दिखा हुआ। दूसरा इंपैक्ट यहां पर इसने क्या क्या होगा, इन्वेंट्री को इसने 120 पर दिखा रखा होगा। बोलो ना, उधार में है तो क्रेडिटर भी बढ़ा रखा होगा, इसके हैं तो डेटर बढ़े हुए होंगे। ये इंपैक्ट समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब पी और एस दोनों बन गए पी लिमिटेड, इसने इसको माल बेचा 20 रुपए का मार्जिन कमाया था। अब जब दोनों एक ही एंटिटी हो गई तो मुझे बताओ क्या ये माल बिका है, यहां से उठ के माल यहां पर आ गया, तो आपने जो 20 रुपए का मार्जिन कमा रखा है वो तो आपका कमाया हुआ है ही नहीं एक्चुअली में। यदि ये वाली एंटिटी भी इस माल को सेल कर देती है आउटसाइडर को, मान लो ये पूरी की पूरी इन्वेंट्री बेच दी जाती है, तो अब कह सकते हो कि ये माल एक्चुअल में बिक गया। और जब एक्चुअल में बिक गया तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा, फिर एलिमिनेट नहीं करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये बेचा, आगे उसने मार्जिन और बेच दिया होगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो गया होगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब माल आपका सामने एंटिटी में रखा हुआ है, इसका मतलब वो माल बिका ही नहीं है, मेरे यहां से इन्वेंट्री उठ करके ओनली फॉर एस लिमिटेड की बुक में चली गई, फर्क इतना सा हुआ, लेकिन उस पर भी मैंने 20 रुपए का मार्जिन कमा रखा है। तो आपको नहीं लगता दोनों ही एंटिटी एक हो गई तो क्या खुद पर खुद से प्रॉफिट कमाया जा सकता है? आंसर है नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि ऐसी चीज दिख रही है आपको कि खुद से खुद ही प्रॉफिट बुक करके बैठे हो, ये तो इंटर ट्रांसफर हो गया एक तरीके का। बोलो ना, एंटर ट्रांसफर में आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। ब्रांच डिपार्टमेंट में पढ़ा होगा ना आपने, वहां पर भी आप किसको, रिजर्व को क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे। वो चीज यहां पर भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके के इवेंट है कि यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट, जो आपने खुद से ही, मैंने मेरी ही दूसरी एंटिटी बेचा, अब वो एंटिटी मेरी हो गई है, तो उस केस के अंदर जो प्रॉफिट आपने जो कमाया नहीं एक्चुअली में अभी भी, तो वो वाला प्रॉफिट अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। चलिए, तो यहां पर मैं बात करूंगा बेसिकली इन्वेंट्री की। यूआरपी ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली आपका एग्जाम में इसी टॉपिक से आता है, मतलब ये वाला एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। चलिए, यहां पर ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होंगे, एक होगा अपस्ट्रीम, एक होगा डाउन स्ट्रीम। एक होगा मेरे बच्चे अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, दूसरा होगा डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या वो भी समझ लो, ये है आपके पास पी लिमिटेड, ये है आपके पास एस लिमिटेड, इसने सेल किया है। मैं ऐसा कह दूं प्रॉपर तरीके से चीज को, पी लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम एस लिमिटेड, क्या मैं ऐसा कह दूं? अरे क्या चाहता है यार ये? क्या मैं ऐसा कह दूं मेरे बच्चे, यानी कि मैंने खरीदा है, मैं पेरेंट कंपनी हूं, मैंने खरीदा है मेरी सब्सिडरी से, ऐसा कह सकता हूं। दूसरा डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे गया, डाउन हुआ है, ऐसा भी समझ सकते हो ना आप चाहो तो। यहां पर देखो, ये पी लिमिटेड और ये है एस लिमिटेड, ये डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। इसको क्यों लिख रहा हूं मैं डाउन स्ट्रीम को, मतलब मैं कहूं तो पी लिमिटेड सेल्स एस लिमिटेड। यहां पर चाहो तो इस डायग्राम को आप उल्टा कर सकते हो, उल्टा ही कर लो।
चाहो तो आप इसको यहाँ पर क्या कर लो, उल्टा कर लो, पी लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है, ठीक है ना, जिससे आपको इजीली बात समझ में आ जाए। बाकी तो आप कैसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम याद नहीं रखो तो भी काम चलेगा। ऐसा मत सोचना सर ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम याद नहीं रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अप हुआ है ना, अप स्ट्रीम अप हो गया, तो परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड, क्योंकि हम सामने एंटिटी क्या कर, हम क्या कर रहे हैं वो चीज देख रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपको जो बेहतर लगे आप आराम से करो। अब इसका इम्पैक्ट देखो, तो अप स्ट्रीम समझ में आ गया और डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया। यानी कि अप स्ट्रीम क्या होता है, हम सामने वाले एंटिटी से माल खरीद रहे हैं, ये हमने खरीदा है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है हमने माल बेचा है, ठीक है ना। तो मैं इसको दो पार्ट में लेके चलूंगा, इसका एडजस्टमेंट ना। ये तो ओनली फॉर इसको समझाया है मैंने, इसको समझाया है मैंने। अब देखो क्या होगा, क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये हो गया पहला पॉइंट ना। दूसरा पॉइंट, एडजस्टमेंट। अरे यार, एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनल स्टेटमेंट। देखो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, सिंपली समझो। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, या पहले मैं एक बार एडजस्टमेंट लिखवा दूं इसका पूरा, है ना। नहीं बच्चे, एक बार पूरा इसको हटा लो आप लोग ना यार, इसको हटा ही लो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा दिखने में। और थोड़ा सा देख, बिल्कुल समराइज कर देता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से ना। बट इसका बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ समरी में नीचे ऊपर इसका, पी लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम एस लिमिटेड। और यहाँ पर क्या बताओ, पी लिमिटेड सेल्स टू एस लिमिटेड, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एडजस्टमेंट देख लो, इम्पैक्ट क्या आएगा, ये क्यों हो जाएगा इम्पैक्ट। सेम दो एडजस्टमेंट इसमें जाएंगे। क्यों हो रहा है, ठीक है चलो। सब्सट्रैक्टेड ऑफ इन्वेंट्री ऑफ पी लिमिटेड, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रॉम चेंजेस इन फेयर वैल्यू, या ऐसा कर लो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। वो क्या होता है कि आईएफआरएस में लैंग्वेज कुछ और ही होती है, यहाँ कुछ और करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन
प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब मैं आपको बता दूं आपके हिसाब से, क्योंकि पहले ही पढ़ा होगा दिक्कत होगा। इसको वो बेसिकली प्री बोलते हैं, इस वाले को, इसको वो पोस्ट बोलते हैं। तो मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा, उसको यहां पर एडजस्ट कर दूंगा, यहां एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, यहां एडजस्टमेंट कर दूंगा। यानी कि नीचे वाले का एडजस्टमेंट का मतलब वो दोनों के हिस्से में चला जाएगा, दोनों के हिस्से में चला जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और मैं चाहूं तो लिख दूं ब्रैकेट में मेरे बच्चे, चेंजेस, चेंजेस में से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहां आ जाओ, पहला एडजस्टमेंट सेम है, सब्सट्रैक्टेड ऑफ इन्वेंट्री, सब्सट्रैक्टेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड, और दूसरा है सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड पी एंड एल कहें या अदर इक्विटी कहें। सर इसका मतलब क्या, ये भी समझा रहा हूं मैं आपको, साथ के साथ बेटा इंडिकेट भी कर रहा हूं ना। आप जब फाइनल अकाउंट पढ़ाओगे ना, पढ़ोगे ना आप लोग, तो वहां आपको लगेगा सर क्या कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट पीएल का मतलब क्या होता है, आपको याद है बर्की नोट बना देते हैं हम, कंसोलिडेट अदर इक्विटी ये वाला, यहां से, यहां से लेस करने का मतलब होता है ओनली फॉर पी लिमिटेड में से हटाया है। मेरी बात समझो, यहां से लेस करने का मतलब है पी लिमिटेड में से ही लेस हुआ है। और जब मैं यहां से लेस करने की बात कर रहा था, तो वो दोनों में से लेस हुआ है, क्योंकि इस वाले प्रॉफिट के दो हिस्से होते थे, एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का। मैं यदि किसी आइटम को यहां से सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो इसका मतलब है उस वाले का इंपैक्ट मैं दोनों पे दे रहा हूं। मेरी बात ध्यान सुनना, यदि मुझे दोनों बुक्स पर इंपैक्ट देना है कि भैया एच लिमिटेड पे भी जाना चाहिए और एस लिमिटेड पे भी जाना चाहिए, तो मैं उस वाले ट्रांजेक्शन को यहां से लेस कर रहा हूं। मेरी बात क्लियर है। और यदि मैं किसी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट मुझे ओनली फॉर और ओनली फॉर एच लिमिटेड पर ही देना है, तो मैं कंसोलिडेट में कहूंगा, या मैं ऐसा कह दूं, ऐसा प्रॉफिट जो एस ने कमाया था उसमें दो हिस्से होंगे, क्योंकि एस पर कंट्रोल मेरा है तो मेरा भी प्रॉफिट होगा, उसका भी प्रॉफिट होगा। यदि प्रॉफिट मैंने ही कमाया है, तो क्या मेरे प्रॉफिट पर एस का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए यदि हिस्सा प्रॉफिट मेरी जेब में है, तो मैं मेरी जेब से ही लेस करूंगा ना, उसकी जेब से थोड़ा ना लेस करूंगा। लेकिन यदि प्रॉफिट उसने कमाया है, तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट उसका भी है और प्रॉफिट मेरा भी है, तो उसका इंपैक्ट दोनों जगह जाएगा। मेरी बात क्लियर है। तो यदि मैं चेंजेज का मतलब चेंज बोल रहा हूं कि आपको सब्सट्रैक्ट करना चेंज में से, तो इसका मतलब वो आपको इस टेबल में से करना है, नेट असेट्स में से एडजस्ट करना है, ठीक है ना। और मैं बात कर रहा हूं किसी कंसोलिडेट की, तो इसका मतलब जब आप वर्किंग नोट में अदर इक्विटी का कंसोलिडेट बनाओगे, तो उसको वहां से लेस करना है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। इस फटाफट डायग्राम को उतार लो। इस पर बहुत कहानी होती है, इसके ऊपर कम से कम 2 से ढाई घंटे जाता पूरा सेशन इसके ऊपर, क्योंकि इसमें हर चीज के एक एक केस बनाना पड़ता है, कौन सा केस कब निकल करके आ जाए, तब जाकर के एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है। अदरवाइज आपको जितना कोशिश रहेगी कि उससे बेहतर से बेहतर आपको समझाने की, यहां पर भी इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम पर्पज से इनप है आपके लिए, एग्जाम पर्पज से देखो तो इनप है, जो मैं समझाऊं बहुत इनप है आपके लिए, आपको उसके अलावा सोचना नहीं कुछ भी। चलिए, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार हल्का सा, और मैं चलते हैं आगे। चलिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसका इंपैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक एग्जांपल से इंपैक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा लिखवाया है, नोट करवाया, ये तो समरी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल समरी है। मैं एक एग्जांपल से बात को थोड़ा और समझाना चाहता हूं मेरे बच्चे। इंपैक्ट एनालिसिस ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं दोनों के इंपैक्ट समझाता हूं और फिर मैं बताता हूं मैंने वहां वहां से क्यों लेस किया है, एक ट्रांजेक्शन के थ्रू। ये है हमारे पास पी लिमिटेड,
ये है हमारे पास एस लिमिटेड। इसने क्या किया है, गुड्स सेल कर दिया ऑफ रुपीज 1,20,000 और इसकी कॉस्ट थी 1 लाख। इसको आप कहो तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, सॉरी अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। नहीं सर, नहीं सर, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, हमने सेल किया तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। अब देखो, इसके इंपैक्ट देखना स्टार्ट करना आप, इसके इंपैक्ट देखना स्टार्ट करना ना आपको। मेन इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे इंपैक्ट, क्योंकि आपको हर एडजस्टमेंट तो पॉसिबल नहीं कराना, तो हम इंपैक्ट देख सकते हैं। इसने इंपैक्ट बताओ क्या क्या होगा। पहला इंपैक्ट ये हुआ होगा, आपने 20,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने 20,000 से बढ़ा दिया होगा। मेरी बात क्लियर है। दूसरा इंपैक्ट, आपकी मान लो यहां पर इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री एक्स थी, तो आपने यहां से इन्वेंट्री लेस कर दी होगी 1 लाख की। क्या ये बात क्लियर है आपके दिमाग में? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि मैंने यदि साउंड वाले एंटिटी को, यानी मैंने माल बेचा है, तो माल बेचने पर मैंने ये इंपैक्ट डाले होंगे, यानी पहला इंपैक्ट तो मैंने ये डाला होगा। मैं ओनली फॉर बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, बैलेंस शीट, मैं पीएल की बात नहीं कर रहा हूं अभी भी। पीएल की बात करूंगी तो सेल बढ़ जाएगी आपके, साथ के साथ आपकी परचेज भी घट जाएगी। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अल्टीमेटली मैं कहूं तो ये पीएल का इंपैक्ट था आपका, है ना। ये प्रॉफिट लॉस का आपका पीएनएल अकाउंट का इंपैक्ट था, क्योंकि आपने मान लो 1,20,000 से सेल बढ़ा दी होगी आपने, और टू परचेज कितनी होगी 1 लाख की, तो अल्टीमेटली 20 का प्रॉफिट होगा। तो 20 वाला प्रॉफिट में इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बेसिकली 11th की बातें हैं, ठीक है, एनालाइज करना कराना मैं यहाँ से लिंक करके दिखा रहा हूँ आपको। आपने ये वाला इंपैक्ट बैलेंस शीट पर डाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपैक्ट देखो, यहाँ पर क्या इंपैक्ट बना था, यहाँ पर इंपैक्ट क्या बना होगा, आपने इन्वेंट्री 1,20,000 से बढ़ा दी होगी। बोलो, डेट क्रेडिटर पे क्या इंपैक्ट है, मैं उसकी बात करेंगे, डायरेक्टली बता रहा हूँ, स्टॉक टू स्टॉक। उधार में खरीदा होगा तो क्रेडिटर बढ़ गए होंगे, क्या बढ़ा होगा वो अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप यहाँ कंसोलिडेट की बात कर रहे हो, कंसोलिडेट की बात कर रहे हो, जब आप कंसोलिडेट की बात कर रहे हो तो मुझे बताओ, आपका आपका यहां इन्वेंट्री लिखोगे तो इन्वेंट्री कितने का आना चाहिए। आपने अल्टीमेटली यहां का इन्वेंट्री यहां आ गया, बोलो ना। मुझे बताओ, क्या ये आउटसाइडर बेचा गया है, नहीं बेचा गया। मैंने इस जेब से इम्पैक्ट इन्वेंट्री उठाया और वहां रख दिया, तो मुझे बताओ, जब दोनों एंटिटी एक ही हैं तो अल्टीमेटली कहोगे कि आपने सर इन्वेंट्री कितना बड़ा रखा है, 1,20,000 से दिखा रखा है, बोलो ना। जबकि इन्वेंट्री आपकी बुक्स में, कंक्लूजन की बात में कहूं, क्रक्स की बात करूं, तो यहां पर आपका इन्वेंट्री 1 लाख का ही होना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री बिका ही नहीं है। आपने यहां से उठा के यहां रख दिया, तो अल्टीमेटली आपका इन्वेंट्री एट कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट कितनी थी उस इन्वेंट्री की, 1 लाख, 1,20,000 नहीं थी, जबकि तुमने इन्वेंट्री 1,20,000 पर शो कर रखी है। पहला आपको इंपैक्ट दिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी जो क्रक्स है फाइनली, वो आपके इन्वेंट्री, दोनों को मर्ज करूंगा तो मुझे बताओ, इन्वेंट्री बाई इन्वेंट्री, यहां तो इन्वेंट्री जीरो हो गई मान लो, तो यहां 1,20 है, तो आपने इन्वेंट्री 1,20,000 दिखाई होगी। बोलो। अभी प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट, प्रॉफिट को मर्ज करो उसकी बात अभी छोड़ो, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं अभी ना। अभी मैं इंपैक्ट वन बाय वन करके देख रहा हूं। पहले मैं इंपैक्ट देख रहा हूं दो पर, पहले इस पर मैं तो थोड़ा क्या कर दूं, ये थोड़ा सा जिस हो रहा ना, चलो मैं इसको यहां दिखा देता हूँ ना, जिसे नोट करने में आपको आसान रहेगा, कुछ नहीं है। मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, कंसोलिडेशन। आप जो कंसोलिडेट करोगे, तो मुझे बताओ क्या करोगे, पीएनएल तो एडजस्ट नहीं करोगे ना, इन्वेंट्री लोगे भैया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या करो बताओ, पी का कितना और एस का, पी का कितना जीरो, मान लेते जीरो, मान लो जीरो, ठीक है, 1 लाख का था, इसको 1 लाख ही मान लो, 1 लाख का था, 1 लाख चला जीरो। एस का बताओ कितना है सर, 1,20,000, तो कंसोलिडेशन में इन्वेंट्री कितनी आएगी, 1,20,000। बोलो ना, इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब मुझे छोटा सा लॉजिक और समझाना, मुझे एक बात बताओ, आपने इन्वेंट्री अपने आप को बेच दी, क्योंकि दोनों एक ही हो गए,
पी लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों में एक ही है, एक ही मालिक है इनका, पी लिमिटेड ही मालिक है। तो मुझे बताओ, आपकी इन्वेंट्री जब पी लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों एक ही हो गए, तो आपकी इन्वेंट्री एक्चुअल थी कितनी? गुरुजी मैं बात करूं इस बात की, लॉजिकली बात समझे हम लोग, तो सर जी यहां पर सिंपली देखो भैया, जो आपकी इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री तो यहां से उठ के यहां पर आ गई थी ना। आपने अपने आप से 20 का प्रॉफिट कमाया था, क्या अपने आप प्रॉफिट कमा सकते? तो आंसर नहीं। तो आपकी अल्टीमेटली में कहूं तो इन्वेंट्री 1 लाख की ही होनी चाहिए। एग्जैक्ट करेक्ट इंपैक्ट बोलो ना, ये करेक्ट इंपैक्ट है, बोलो मेरे बच्चे। करेक्ट इंपैक्ट कितना दिखना चाहिए आपको? 1 लाख का ही होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने इस कंपनी से उठा करके उस कंपनी में रख दिया, तो क्या खुद से प्रॉफिट कमा लोगे? नहीं। मैं दो इंपैक्ट बताऊंगा ना, इंपैक्ट दो जगह आया होगा, एक तो पीएनएल पे आया होगा, दूसरा इन्वेंट्री पर आया होगा। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, अभी पीएनएल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ओनली फॉर इसकी बात कर रहा हूं। मैंने देखो याद है, आपको यकीन है ना, अब मैंने आपको दो इंपैक्ट बताए थे, देख लो। एक तो मैंने बताया था सब्सट्रैक्ट इन्वेंट्री, यहां भी देखो इन्वेंट्री। दूसरा बताया था प्रॉफिट, क्या बताया मेरे बच्चे? प्रॉफिट। तो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं इस वाले पहलू की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो पहले दो एलिमेंट अलग अलग कर दिए मैंने, तो मैं अभी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की ही होनी चाहिए, बट कंसोलिडेट में करके देख रहा हूं, दोनों को मर्ज कर रहा हूं कि लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, तो 0 + 120 का रहा है, तो आपको नहीं लगता 20,000 यहां से हट जाना चाहिए पहले, कि तब जाकर के आपका 1 लाख का इंपैक्ट है, जो कि आपका करेक्ट इंपैक्ट है? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। वैसे एक एक एग्जांपल समझा था, लेकिन मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू सारी बातें आपको लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे बेहतर समझ में आपको आ जाए। मेरी बात क्लियर है तक? अब मुझे बताओ, तो कंसोलिडेशन में क्या होगा? पहला इंपैक्ट समझो, लेस करना, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। दोनों में कॉमन रहेगा ये दोनों में इसका ट्रीटमेंट कॉमन है, देख लो मेरे बच्चे, दोनों में कॉमन है ये, देख लो, दोनों में कॉमन है ये। इसका ट्रीटमेंट तो हो गया, अब पीएल का ट्रीटमेंट देखो। अब पीएल का ट्रीटमेंट का सिचुएशन समझो, पीएल का सिचुएशन समझो, ठीक है? ये तो हो गया, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। हाँ। अब पीएल का इंपैक्ट देखो। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट किसने कमाया भैया? प्रॉफिट कमाया किसने है? कमाया किसने है? कमाया किसने है? पी लिमिटेड और एस लिमिटेड। मुझे बताओ 20 का प्रॉफिट किसने कमाया? सर एस, पी लिमिटेड ने, तो 20,000 से प्रॉफिट बढ़ा होगा, बोलो ना, बोलो। क्या प्रॉफिट तो हमने कमा लिया एक्चुअली में? सर नहीं, तो इसमें से लेस होना चाहिए, इस पर कोई इंपैक्ट है? नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। क्या एस लिमिटेड में इंपैक्ट आएगा? इसका नहीं आएगा, क्योंकि वो पी ने ही ऐड कर रखा है, तो पीने से लेस होगा। तो यहां पर आ जाओ, देखो आपने सेल किया ना, डाउन स्ट्रीम था ना, तो देखो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंसोलिडेट पी एंड एल। कंसोलिडेट पी एंड एल का मतलब एच लिमिटेड में से हटा रहा हूं मैं, यहां देखो ना, यहां पर जो बैलेंस मैंने यहां दिखाया था, यहां पर ये ओनली पर कंसोलिडेटेड पी लिमिटेड का ही तो था, तो मैं डायरेक्टली यहां से लेस कर दूंगा। क्या? क्या? यूआरपी कितने का? 20,000 का, तो अल्टीमेटली आपकी पी लिमिटेड बुक पर डायरेक्ट इंपैक्ट चला गया। तो मेरी बात क्लियर है क्या? मैंने देखा प्रॉफिट किसके जेब में, अब प्रॉफिट पी लिमिटेड में, तो पी लिमिटेड में एस का तो हिस्सा है ही, हो ही नहीं सकता, तो मैं पी लिमिटेड में से लेस करूंगा ना, वो इसका इंपैक्ट तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कमाया नहीं है। तो मेरा पहला पॉइंट तो ये था कि मैंने इसको यहां से लेस कर दिया, देखो इसको मैंने यहां से लेस कर दिया। मेरी बात क्लियर है? तो ये भी ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्वेंट्री तो लेस होना ही होना है, किसमें से होना है ये भी लिखा है, बाकी आप इसको इररिलेवेंट समझो अपने हिसाब से। तो बाकी आपको पता है मैंने किसकी इन्वेंट्री में से लेस किया था, वो एस की इन्वेंट्री में से लेस किया था, आपको यकीन ना हो तो देखो, ये 120 था, तो मैंने यहाँ से 20 हटाया होगा, तो एस लिमिटेड की थी भैया ये, तो एस लिमिटेड यहाँ ऐड किया था ना मैंने, यहाँ पर ऐड किया था ना, पी लिमिटेड और एस लिमिटेड, पी का था 0, ये था 120, तो इसमें से मैं 20 लेस कर दूंगा, तो आया था 1 लाख, ठीक है ना? तो ये एस में सेट है, तो वो ऊपर लिखा है क्लियरली, बाकी याद ना रखोगे तो भी चलेगा। इंपैक्ट समझ में आ रहा है? प्रॉफिट किसकी जेब में था? एच लिमिटेड, तो एच लिमिटेड में से ही हटेगा, और एच लिमिटेड का मतलब है कंसोलिडेट। अब दूसरा एग्जांपल देखो, यदि माल उसने खरीदा होता तो इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट तो आपने पढ़ लिया, कॉमन है, इन्वेंट्री तो कम होगी। अब फर्क कितना, वो एच लिमिटेड में से होगी, पहले एच लिमिटेड की इन्वेंट्री में से कम हुआ था, अब किसके में से होगा? एच लिमिटेड, क्योंकि एच लिमिटेड में 120 का दिखा रखा होगा, ठीक है? इंपैक्ट उल्टा हो जाएगा आपका ना, ये इंपैक्ट उल्टा हो जाएगा आपका, ये यहां देखोगे अब आप आकर के, तो ये आपका इंपैक्ट उल्टा हो जाएगा, ये प्रॉफिट इसने नहीं कमाया अब,
ये प्रॉफिट आपने इसने नहीं कमाया, क्योंकि क्या होता है कि मैं बोलूंगा ना ऐसे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर से निकल रही बातें। ऐसा होता है मेरे बच्चे, जब टीचर समझा रहा होता है ना, तो आपकी बातें ऊपर से निकलती हैं, ये सच है। लेकिन क्योंकि मुझे इस बात को समझाना है आपको, तो नोट कर दूं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपकी में। मेरा कौन सा घर से जा रहा है, 10 मिनट और लगेंगे, लेकिन चीज आपको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। चलो भैया, इसने बेचा है, तो देखो क्या होगा। इसके पास इन्वेंट्री आगे होगी 1,20,000 की। इसके पास जो भी इन्वेंट्री थी, जो भी था, मान लो यहाँ मान लेते 1 लाख का था, तो इसने 1 लाख में सेल कर दिया होगा, तो 1 लाख का लेस हो गया होगा। इसका जीरो, तो इसने प्रॉफिट और कमा लिया होगा 20,000 का। प्रॉफिट बोलो हाँ है ना। अब देखो क्या होगा, इन्वेंट्री 1,20,000 की, अल्टीमेट इन्वेंट्री तो 1 लाख से 20,000 में ऐसे लेस कर दूंगा। इन्वेंट्री 1 लाख से ही दिखानी है। अब एच लिमिटेड से लेस हुआ है, प्रॉफिट इसने कमा रखा है। आहा, मजा आ गया। अब मुझे बताओ, एच लिमिटेड के प्रॉफिट में एच का लेना देना है कि नहीं है? है, क्योंकि मालिक तो अब ये हो गया ना, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। 80% जो था वो पी लिमिटेड का होगा, 20% जो है वो एस लिमिटेड का होगा। तो एस लिमिटेड एनसीआई से एडजस्ट होगा, ये कंसोलिडेट पी एंड एल में एडजस्ट होगा। तो मैं दोनों का जब एडजस्टमेंट करता हूं, तो मैंने बताया था चेंज में से एडजस्ट कर देना, क्योंकि क्योंकि इस वाला जो बैलेंस आता है, इस वाले बैलेंस का अल्टीमेटली दोनों में इंपैक्ट जाता है। तो या तो आप अलग अलग जो कंसोलिडेट निकालो, तो 80% यानी 8 16,000 आप वहां से लेस कर देना, और चाहो तो 4,000 रुपए आप एनसीआई निकालते समय लेस कर देना। चाहो तो यहां पर डायरेक्ट नेट इंपैक्ट डालो 20,000 का, और 20 अल्टीमेटली दोनों में इंपैक्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्या ये है बात क्लियर है आपके में? बोलो ना मेरे बच्चे, क्या ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ रही है? तो यही इंपैक्ट मैंने यहां पर डाला है कि भैया यदि हम बात करते हैं किसकी, इस वाले केस में से, तो आप इस वाले केस को यहां से पोस्ट से यानी चेंज में से डाल दो, क्योंकि चेंज के दो हिस्से होते हैं, एच लिमिटेड का भी होता है, पी लिमिटेड का, सॉरी एस लिमिटेड। ये एनसीआई कहलाता है और ये कंसोलिडेट कहलाता है। एच में से कंसोलिडेट, ये वाला एनसीआई का। यही बात मैंने आपको यहाँ नोट करवाई है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे अब नहीं लगता इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, और मैं दे भी नहीं सकता। ठीक है, इसको समझ में नहीं आया तो दो बार आराम से, दो बार आराम से दो बार इसको आराम से देखना, और फिर देख लेना। आराम से 2 3 बार इसको देखना आराम से ना। ठीक है, ये मैंने यहां से हटा दिया है। ये समरी है, बिल्कुल क्लियर क्लीन एकदम। अब देख लो, इतने से दो लाइन को लिखाने के लिए आपको मैंने अभी भी कम से 15 मिनट का सेशन ले लिया। यदि भी ये चीज एक एक चीज को एलिमेंट्री आपको एग्जांपल थ्रू समझाता तो एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का सेशन हो जाता है इसी टॉपिक को, बट ये माइंड में फिट हो जाता है। आप इसके लिए कभी डरोगे नहीं, ठीक है ना, रटोगे नहीं, अच्छा क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं, पर आपको तो इंपैक्ट देखना, सीधा इंपैक्ट डालना, ठीक है ना। ये दो चीज को कराने के बाद मैं अब आपको एक एग्जाम्पल भी करवाना चाहता हूँ, जिसमें दोनों एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 3 दोनों कवर हो जाए, क्योंकि मैं ज्यादा एडजस्टमेंट करवा दूंगा तो ढेर हो जाएगा, फिर आपको अच्छा अच्छा दिमाग ज्यादा ज्यादा काम नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको यहीं पर एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल नंबर हो गया होगा मेरे पास बेटा कितना है, 5। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो लिखिए बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर ये है आपका पी लिमिटेड, एस लिमिटेड, पी लिमिटेड और एस लिमिटेड, ठीक है। इसको लिखोगे बैलेंस शीट एच ऑन 31/3/24, 31/3/24 की है। यहाँ लिखोगे क्या, पीपी, यहाँ लिख दोगे पीपी। पीपी में एक एक लिख रहा हूँ ना, एक एक चीज लिख देता हूँ आपके लिए। प्लांट एंड मशीनरी,
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन 2 लाख, 4,50,000। इसके अलावा 3 लाख, 6,50,000। 650। इसके अलावा है इन्वेस्टमेंट इन ऐसे लिमिटेड, और ये हैं 4,000 शेयर्स। और इसकी जो वैल्यू दिखा दूंगा मैं यहाँ पर आपके लिए, वो दिखाता हूँ 5 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया। आपके पास करंट असेट्स, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कितना है? इन्वेंट्री में है 2 लाख और 1 लाख। इसके अलावा आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं। ट्रेड रिसीवेबल में दे रखा है मेरे पास 3 लाख, 2 लाख। ठीक है, इसके अलावा है कैश। कैश में जो अमाउंट दे रखा है 2 लाख, 5 लाख। इधर आ जाओ इक्विटी शेयर कैपिटल में, @10 ईच या 100 ईच। चलो चलो, इस बार चेंज करते हैं कुछ नया। 100 ईच। 100 ईच का मतलब 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख और 5 लाख। अदर इक्विटी, P&L भी है और जनरल रिजर्व भी है। P&L दे रखा है 1 लाख और 3 लाख, और जनरल रिजर्व दे रखा है आपके पास 2 लाख, 4 लाख। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी तो दे रखी है 3 लाख, 5 लाख, और ये दे रखा है 1 लाख, 2 लाख। एक बार बेटा इसका टोटल देख लो, टोटल में दिक्कत होगी ना, फिर वो आगे बैलेंस मैच करने में दिक्कत आ जाएगी। और ये तो देख लो बैलेंस शीट करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से 17 लाख इसका है, और इसका है 19 लाख। 17 लाख और 19 लाख। और देख लो, 10 + 3 13, 17, ये तो ठीक है। 5, 10, 15, 2, 17, ये भी ठीक है। 5, 3, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 2, 19, ये ठीक है। 4, 50, 6, 50, 11, 12, 13, 14, 19, ठीक है। टोटल परफेक्ट है, टोटल में कोई दिक्कत नहीं है। या लिखोगे अदर इंफॉर्मेशन, क्या क्या? अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। .1, P लिमिटेड एक्वायर्ड ऑफ S लिमिटेड एज ऑन 30/9/2023। .2, बैलेंस ऑफ अदर इक्विटी ऑफ S लिमिटेड एज एट 1/4/2023। तो P&L बैलेंस और है, जनरल बैलेंस कुछ और है। जो P&L जो बैलेंस है वो दे रखा है मेरे पास कितना, 1 लाख रुपए का और 3 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, ठीक है। आराम से नोट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पॉइंट नंबर थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन को समझ में आना जरूरी है। जितना हमने किया है परफेक्ट है, अभी करना और भी परफेक्ट है, ठीक ना। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन कभी हमने देखा नहीं है, सीएमए में तो नहीं देखा, सीए के अंदर तो आते रहते हैं। जितना बड़ा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना बड़ा देखा नहीं हम लोगों ने, फिर भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस डाल लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि टाइम होता तो बहुत, रेगुलर बैच बहुत इनवास्ट लेवल पे लेके जाते हैं, तकरीबन करीब 20 से 22 घंटे क्लास अकेले इस स्टैंडर्ड पे लेते हैं हम लोग। इसके अलावा है बैलेंस हो गया, और ट्रेड पेबल। अरे क्या चाहता है यार ये, ट्रेड पेबल ऑफ एस लिमिटेड, ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स ऑफ रुपीज 50,000 पेबल टू पी लिमिटेड। पॉइंट नंबर फोर, गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 50,000 was destroyed, was destroyed due to fire, and insurance company claim admitted of rupees 30,000. Such loss incurred in the month of May 2023. पॉइंट नंबर पांच, पॉइंट नंबर पांच। सर बस करो ना, अरे थोड़ा सा बड़ा ले लो, क्या दिक्कत। आपके लिए क्वेश्चन बनाया है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दो ना, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना बनते हैं। पी लिमिटेड परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम एस लिमिटेड ड्यूरिंग द, एक मिनट को क्या लिखा है मैंने, एस लिमिटेड इन 2023 and 24 out of rupees 50,000 still in stock, still in stock, S limited goods sold at 25% on cost. Point number six, revaluation of, revaluation of plant and machinery
प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹7,50,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ ₹5 लाख एज ऑन 1/4/2023। पेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/24 ऑफ पी लिमिटेड। मजेदार क्वेश्चन है, आराम से नोट करो इसको। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, अब मान लो यह क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो आप घबरा जाते हो, सर इतना बड़ा आ गया, 3 पेज का तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है हमारे पास, अरे क्या हुआ? तो आपको चीज को समझना है। मैंने पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बड़ा रख दिया तो सोचो क्या होगा। ठीक है, अभी तो मैंने 2-3 एडजस्टमेंट करवाए हैं, अभी 2-3 और करवाऊंगा, एटलीस्ट 2 तो करवाऊंगा। ठीक है ना? तो सोचो 5 एडजस्टमेंट के साथ कितना बड़ा हो गया होगा। टाइम लगता है इस चीज में ना थोड़ा सा। रेगुलर बैच के अंदर भी क्लास एग्जांपल होते हैं, फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल आते हैं, जो हमारे स्टडी में खुद ने बुक बना रखी है ना, फिर वो बुक पर बाद में आते हैं हम लोग। ठीक है, जो स्टडी मैट है आपके इंस्टीट्यूट की वो नहीं, उसके अलावा और भी है। इंस्टीट्यूट की बुक तो ऑलरेडी है ही है, उसके अंदर हमने बुक बना रखी है, तो वो उस बुक के अंदर जाती है। तकरीबन कंसोलिडेशन से रिलेटेड कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हैं, हम सबको डील करते हैं। चलिए, सिमिलर पैटर्न पर है तो होमवर्क में भी देते हैं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन कराएंगे, वो मुश्किल हो जाता है ना इतना बड़ा। एक क्वेश्चन कराने के कम से कम 40 से 45 मिनट चाहिए आपको, क्लास में करा रहे हैं तो आप लोग कर रहे हैं तो वो 7-8 मिनट में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, क्या ये बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है तो अब मैं थोड़ा आगे चलूंगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा तो नहीं कर सकता, बट इतना रख देता हूँ ना इसको, मैं इसकी बाउंड्री बॉल बना देता हूँ एक बार। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, भैया, अरे भैया, अरे भैया, चलो पूरा ही पैकअप कर देते हैं इसको एक बार ना। चलो, सॉल्यूशन यहाँ ले लो भैया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, आराम से वही पैटर्न रखना है, हमें 2 एडजस्टमेंट नए हैं। एक कॉमन है, कल के सेशन पढ़ चुके थे हम इसको, इसमें कोई नया नहीं है। एक तो ये वाला है एबनॉर्मल वाला, एक दूसरा हमारे पास ये यूआरपी वाला है, हम दोनों चीज की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्या बताओ? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एनसीआई। परसेंटेज ऑफ एनसीआई, तो बताओ कितना है? हेल्ड बाई या हेल्ड, ये पूरा करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे यार, हाँ कर, हेल्ड बाई अदर देन होल्डिंग कंपनी, टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो, हमारे पास कहें तो टोटल मिला के इसने 4,000 शेयर इसने ले रखे हैं, तो 4,000 जो ले रखे हैं तो वो उसके हैं। टोटल शेयर बताओ कितने हैं? 5 लाख की कैपिटल है, 100 का एक है तो 5,000, तो टोटल है 5,000, जिसमें से 4,000 उसने ले रखे हैं, तो 5,000 माइनस 4,000 इंटू 100, तो 1,000 बच गए। 1,000 डिवाइड बाई 5,000, 20%। ठीक है, कलर थोड़ा दूसरा ले लो यार, है ना? हाँ, वैसे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं।
वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दे रखा है आपको, कलर दूसरा ले लेता हूं मैं यार। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी 5 लाख रुपए की। वर्किंग नोट नंबर 3, यहां से वर्किंग अब आपकी चेंज होगी, क्योंकि नेट असेट्स का एनालिसिस तब करोगे जब सारे एलिमेंट आपको पता है कि आपको उस टेबल में कौन कौन से एडजस्टमेंट डालने हैं। मैंने आपको यूआरपी बताया था एक तो, बोलो हाय ना। यूआरपी भी बताया था मैंने आपके लिए, इसके अलावा मैंने आपको एबनॉर्मल आइटम का ट्रांजेक्शन भी बताया, दोनों का इंपैक्ट प्रॉफिट पे जाता है। जब प्रॉफिट पे इंपैक्ट जाएगा तो प्रॉफिट का इंपैक्ट कहां दिखाते हैं हम लोग, नेट एसेट्स वाले टेबल के अंदर। जो हमने ऊपर टेबल बनाई थी, ये वाली जो हम टेबल इस्तेमाल करते हैं, इस वाले टेबल के अंदर होता है वर्किंग नोट थर्ड थर्ड में, बोलो ना। वर्किंग नोट थर्ड में इसका क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। तो इसको बनाने से पहले हमें उन एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना लॉस हुआ है, कितना क्या हुआ है, कितना क्या यूआरपी कितना है, ये सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तब जाकर के हम गुडविल की कैलकुलेशन से लास्ट में करेंगे हम लोग ना। स्टेप ये रहेगा कि सेकंड के बाद स्टेप बदल जाएंगे इसके, ठीक है ना। आप जो एक दो क्वेश्चन करोगे ना, पता लग जाएगा आपको, आप पहले कर ही नहीं सकते काम। चलो, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब देखना पड़ेगा आपको, भैया यूआरपी की रेट कितनी है वो देखना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, यूआरपी की रेट आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो, ये कह रहा है कि यूआरपी, यूआरपी के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा इस वाले पे, पी लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ रुपी 2 लाख फ्रॉम एस लिमिटेड इन 2021 23 24 में, आउट ऑफ 50,000 स्टिल इन स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड गुड्स, एस गुड्स सोल्ड एट 20% ऑन कॉस्ट। अब देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री, यहां ट्रांजेक्शन देखो, मैं थोड़ा पी लिमिटेड परचेज कर रहा है, मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूं। पी लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है, ये गुड्स परचेज कर रहा है, कितने का, 2 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ, 2 लाख रुपए का परचेज कर रहा है, और इसके पास इन्वेंट्री जो रखी हुई है अभी, वो 50,000 की है। तो मुझे बताओ, ये तो ऑटोमेटिक सेल प्राइस पे होगा, बोलो ना। ये आपका सेलिंग प्राइस पे होगा, इस बात को समझ सकते हो क्या? फटाफट से मुझे बताओ, और लैंग्वेज समझ, क्या मैं सही बोल रहा हूं? फटाफट से बताओ। बोलो बोलो। एक मिनट, पी लिमिटेड परचेज, क्या है इसमें, लैंग्वेज का ओपन है क्या?
अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कॉस्ट ही है बेटा, इसकी कॉस्ट ही है। कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट अलग से दे रखा है, कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट पे होगा। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन्वेंट्री खरीदा है, तो खरीदा है तो हमें यूआरपी निकालना पड़ेगा। यूआरपी तो कितना है, 50,000 पे निकलेगा, इससे संबंध है नहीं हमारा, कि 2 लाख रुपए की जो क्वांटिटी थी वो हमने खरीदी है, और वो भी 20% पर। तो मैं ऐसा कह दूं यहां पर आकर के, इसके लिए परचेज प्राइस। हैंग क्यों हो रहा है? बताओ, कॉस्ट कितनी है इसके लिए? 2 लाख। आपने प्लस किया होगा प्रॉफिट 20%, कितना हो गया? 40,000, कितना हो गया? 2,40,000। इसने इतने के वैल्यू इसको बेची होगी, ठीक है। तो मुझे यूआरपी जो निकालना बेसिकली, उस वाले इन्वेंट्री पर निकालना जो बिकी नहीं है। 2 लाख रुपए का माल खरीदा था मैंने, उसमें से 1,50,000 का बेच दिया, 50 का भी बचा हुआ है, तो 50 का बचा हुआ है, इसका मतलब अभी भी यूआरपी आपका निकलेगा उस पर, ठीक है। अरे यार क्यों हैंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये वैसे भी कॉन्सेप्ट का आपका कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, आप वहां से भी पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो कैसे निकालो बताओ? अनसोल्ड इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री है 20,000 की, सॉरी कर रहा हूं मैं, 50,000 की, और इस पर 20% प्रॉफिट हो गया 10,000 का, ठीक है। 10,000 का ट्रीटमेंट क्या डालना होगा वो बाद में सोचेंगे अभी। हैंग क्यों हो रहा है? ठीक है, 10,000 का हमारे पास यूआरपी आ गया, इसका एडजस्टमेंट बाद में सोचेंगे, क्योंकि वो हमें कहां करना है वो देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हमें एबनॉर्मल लॉस को भी देखना है, तो बताओ कैसे आएगा ये? कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, कितने का था? 50,000 का, लेस क्लेम बाई इंश्योरेंस कंपनी 30,000 का, कितना बच गया? 20,000 का। ये हो गया लॉस, यही है लॉस। हाँ, 20,000 का लॉस हो गया, ठीक है, ये मई में हुआ है, ये हमको देखना पड़ेगा। हम्म। अब आ जाओ यहाँ पर क्या, वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ, या एनालिसिस कर लो आप, हाँ, सीधा एनालिसिस कर लो, कुछ एक दो और बचेगा देख लेंगे अभी। एनालिसिस ऑफ नेट असेट्स एट डेट ऑफ कंट्रोल। अब उस टेबल पर आ जाओ जो आपने बनाना सीखा है, ठीक है। चलिए, डेट मिड में है, तो पता है आपको 5 कॉलम बनेंगे। इसको हटा दो यार, क्या चाहता हूँ मेरे साथ।
फाइल बड़ी होगी इसलिए हैंग होने लग गया है। चलो, ये है आपका 1/4/23। ये आपका चेंज है, जिसको प्री बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में। ये डेट ऑफ कंट्रोल है 30/9/23। ये चेंज है यहाँ का, जिसको आप पोस्ट भी बोलते हो। और यह 31/3/24। ठीक है। सबसे पहले लोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर लोगे आप अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में इस बार दो एलिमेंट हैं, पी एंड एल भी है। एक साथ कर दूं कि मैं इसको? वैसे एक साथ करने से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यार। एक साथ करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो मैं इसके लिए एक काम कर देता हूँ। एक कॉलम और बढ़ा रहा हूँ। अरे यार, हैंग क्यों हो रहा है इतना ज्यादा यार ये? समझ में क्या? ये वाला चेंज है, ये पी एंड एल का है और ये जनरल रिजर्व का है। अलग अलग बना रहा हूँ यहाँ पर मैं। 31/3/24, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। बाकी एक साथ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको अलग अलग बनाना ज्यादा बेहतर होगा। अरे भाई, क्यों हैंग होना चाहता है यार ये? जनरल रिजर्व, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अपन देखेंगे क्या होगा। चेंजेज इन फेयर वैल्यू। चेंजेज इन फेयर वैल्यू, ठीक है। चलो, अब देखो, मेरे पास दो एडजस्टमेंट है। इसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 7 के साथ 6 भी बना रहा हूँ। ठीक है बच्चा, मैं वर्किंग नोट 6 बना रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 6। कैलकुलेट। कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 2023 to 24 के लिए। हाँ, ठीक है ना। सबसे पहले बताओ क्या निकालोगे? सबसे पहले वैसे नॉर्मली कैसे प्रॉफिट निकालते हो बेटा आप? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल लेस कर देते हो आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। ये आप अब तक निकालते हुए आए हो। क्लोजिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन में गिवन है पी एंड एल का, ओनली फॉर पी एंड एल का ना, 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस पी एंड एल का दे रखा नीचे हमारे पास 1 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ आपका डिफरेंस कितना आ गया? प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो भी ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट हुए थे वो डिफरेंस है ये, 2 लाख रुपए का। सर कैसे? मैं बताता हूँ आपको ना। अरे यार, इतना हैंग क्यों हो रहा है? 2 लाख रुपए का। इधर देखो, हम बेसिकली कैसे करते हैं। ये पी एंड एल का बैलेंस है, तो यहां लिख देते हम कितना, 3 लाख। हद ही हो गई यार भाई साहब सिस्टम की।
तो ये चेंज करना पड़ेगा कल तो। ओह, ठीक है, क्लोजिंग है 3 लाख का। सेम हम जनरल रिजर्व का बैलेंस भी लिखते हैं पहले। इसका 4 लाख का है, ऊपर 5 लाख का है ना। तो ये भी लिख लिया 4 लाख का, और ये भी लिख लिया हमने 5 लाख का। हम कहते थे इक्विटी चेंज नहीं होती है, तो बेसिकली ओपनिंग भी 5 लाख का होगा, चेंज में कुछ नहीं हुआ होगा, ये भी 5 लाख का होगा, और यहाँ इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आया होगा, इसलिए जीरो। ऐसे करते हैं। जनरल पी एंड एल के अंदर 1 लाख का बैलेंस यहाँ का है, और इसका बैलेंस दे रखा है ओपनिंग कितना, 3 लाख। मेरी बात ध्यान से सुनना ना बस, जो आप करते हो आए वही चीज देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, हम बेसिकली ऐसे ही चेंज निकालते थे, और फिर कहते थे भैया इसका तो हो गया पी एंड एल, मतलब डिफरेंस आ रहा 2 लाख रुपए का, और डिफरेंस आ रहा 1 लाख रुपए का, तो रिजर्व में तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो 1 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया 6 महीने इधर के 6 महीने इधर, तो 50,000 आ गया यहाँ का, और यहाँ जो आएगा, आएगा आपका 3,50,000। यहाँ पर पी एंड एल नहीं, जनरल 50,000 यहाँ पर आएगा। ये हो गया 4 लाख। हम ऐसे करते थे। सिमिलर पैटर्न पर हम इसका भी करते थे। 1 लाख यहां आ गया, यहां 2 लाख रुपए आ गया होगा, यहां भी 1 लाख आ गया होगा, और यहां 3 लाख आ गया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर? हम ऐसे ही करते थे। चूंकि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें डेट ऑफ कंट्रोल को एक्चुअल सिचुएशन निकालनी है। एक्चुअल सिचुएशन निकालने, एक्चुअल सिचुएशन का मतलब क्या है बताता हूं। आपका एबनॉर्मल नाम का जो नुकसान था वो मई में हुआ था। तो मुझे एक बात बताओ, वो पूरा की पूरा आपने क्या किया था? आपने तो ऐसा किया होगा, आपने ओपनिंग प्लस अपने प्रॉफिट कमाया होगा, माइनस लॉसेज आ गया होगा यहाँ का प्रॉफिट, या मैं कहूं तो इनकम माइनस एक्सपेंसेज, और आ गया प्रॉफिट। आपने एबनॉर्मल लॉस लेस कर दिया, वो इक्वली पूरे साल में से लेस हुआ होगा, पर मंथ बराबर बराबर। लेकिन क्योंकि वो आपका प्री वाला पोर्शन है, तो उसको लेस तो प्री में से करना है, बोलो ना। क्योंकि आपको प्री में से लेस करना, तब जाकर एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा। वही चीज आपको यहां रखनी है, तो मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा करेक्ट पहले, और फिर मुझे डेट ऑफ कंट्रोल का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से कहूंगा क्या, मैं ऐड कर दूंगा बच्चे, ऐड कर दूंगा एब नॉर्मल लॉस। कितने का बेटा? एब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ था, निकाला था ना आपने थोड़ी देर पहले? 20,000 का। 20,000 का। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 2,20,000 का। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? क्या आप इस बात से एग्री करते हो? यदि इस बात से एग्री करते हो तो मैं आगे चलूंगा। बोलो बच्चे, इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपने जो प्रॉफिट कमाया है, वो 2,20,000 का कमाया था। एब नॉर्मल को मैं हटा दूं तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप टेबल बनाओगे, जब आप टेबल बनाओगे एनालिसिस वाली, तो आपका जो वहां प्रॉफिट का बाइफरकेशन है, एक सेकंड को मैं बच्चे, एब नॉर्मल वाला है, इसका मतलब आपका जो यहां प्रॉफिट आएगा, वो 1 लाख ना आकर के, अबे यार भाई, यहां आएगा 1,10,000 का। ठीक है, और यहां पर भी आएगा 1,10,000 का। चूंकि आपका नुकसान भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, तो वो इस वाले पीरियड में से लेस होना चाहिए, तो 20,000 यहां से होगा लेस। मेरी बात क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको बाइफरकेशन? मैं इसकी यहां पर कचर पट्टी यहां नहीं लिखूंगा,
नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाऊंगा इसी में ना। वर्किंग नोट नंबर कौन सा बेटा? 7। वर्किंग नोट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट शेयर्स इन पी एंड एल। तो बताओ क्या करोगे? टोटल प्रॉफिट कितना था मेरे बच्चे? 2,20,000। दो हिस्से हो जाएंगे इसके। प्री प्रॉफिट्स, पोस्ट प्रॉफिट्स, कितना मेरे बच्चे? आधा आधा आएगा। तो यहां हो जाएगा 2,20,000, इसका 6/12, 2,20,000 6/12, तो ये हो गया 1,10,000। 1,10,000 लेस करोगे एब नॉर्मल लॉस कितने का? 20,000 का। तो कितना जाएगा? 90,000 इन प्री प्रॉफिट। ठीक है, चाहो तो आप ऊपर वाली टेबल में भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां से चीजों को ठीक करना पड़ेगा पहले, कि प्रेजेंटेशन कचरा ना बन जाए बस। तो ठीक करना पड़ेगा। पी एंड एल लेस कर दोगे क्या? एब नॉर्मल लॉस। तो यहां दिखाओगे 1,10,000 और 20,000 कर दोगे लेस। तो अल्टीमेटली यहाँ जो प्रॉफिट जाएगा वो जाएगा 90 का। यस, छोड़ो ना यार, इतना क्यों माथा पच्ची करनी, क्यों माथा फोड़ी कर रहा है पहले। सीधा हटाते हैं ना। जेंटेशन थोड़ा सा डगमगा गया हमारा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ ले लो, अदर इक्विटी पी एंड एल, तो यहाँ ले लो सीधा 90,000। तो ये हो गया 190 का। ठीक है, और यहाँ तो आपको पता ही है 1,10,000 का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टोटल ऐड मत करना है, ये पहले फटाफट यहाँ तक नोट कर लो। ये वर्किंग नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। ये वर्किंग नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। 2 बजे से टाइम लग रहा थोड़ा सा, एक तो इसलिए कि सिस्टम बड़ा हैंग हो रखा है। मैं सोचा इसी फाइल में सारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फटाफट से नोट कर लो मेरे बच्चे इसको। ठीक है, हो गया काम खत्म, अब कुछ नहीं बचा इसमें अब। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, पहले बोला था मैंने आपसे। ठीक है, चलो फटाफट से इसको कर लो। क्या आ रहा है इसमें? मुझे तो इसी डेट को चाहिए। इसी डेट को कितना आ रहा है? 5,00,000 प्लस 1,90 प्लस 3,50,000, 10,40,000। 1,10,000 और 50,000। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लो, एक तो आएगा पीपी, और एक देखना पड़ेगा यूआरपी वाला पोर्शन ना, कि यूआरपी में यदि वो वाला हुआ कि किसका, एस लिमिटेड का प्रॉफिट है, और यहाँ एस लिमिटेड का ही प्रॉफिट है शायद, एक देखो। पी लिमिटेड ने परचेज किया है, हाँ, एस लिमिटेड का, तो यहाँ पर यूआरपी भी आएगा एक। यूआरपी, इस वाला एडजस्टमेंट यहाँ पर एडजस्ट होगा। कितने का प्रॉफिट था बेटा वो था आपका 20,000 का। यहाँ से भी 20, 10 का था ना, 10 का था।
वो यहाँ से एडजस्ट होगा और एक इन्वेंट्री में से एडजस्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि यूआरपी के अंदर हमने देखा था अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, आपने प्रॉफिट एस लिमिटेड ने कमा रखा है पूरा, तो एस लिमिटेड ने जो प्रॉफिट कमा रखा है उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक जगह आपका कहाँ पी में, एक जगह आपका एस में, ठीक है ना। एस वाला एनसीए से कम हो जाएगा, वो वहां से हो जाएगा, और दूसरा इन्वेंट्री में से कम होगा, वो इन्वेंट्री एच में से कम होगा, ठीक है ना। वो एडजस्टमेंट आप रिमेन करोगे देखोगे हो जाएगा। पीपी देख लो एक बार, पीपी में क्या हुआ है, पीपी के अंदर बोला भैया क्वेश्चन ने, पीपी के अंदर बोला है देखो, हमने एक पीपी है ये रही हमारे पास, जिसकी हमारे पास, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, ये बोल रहा पीपी है जिसकी रिवैल्यूएशन में 7.5 लाख है। याद रखना रिवैल्यूएशन वैल्यू इज ऑलवेज गिवन एट द डेट ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ कंट्रोल को होगी हमेशा, आपका रिवैल्यूएशन जो प्राइस दे रखी है वो डेट ऑफ कंट्रोल की ही होगी। ये बात लिखी हो या ना लिखी हो, इस बात को दिमाग में रख के चलना है। लेकिन कॉस्ट के बारे में बोला कि भैया 5 लाख ओपनिंग में है, तो डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा ना आपको, एक बर्की नोट और बढ़ेगा इसमें। सर बर्की नोट बढ़ गया, हाँ, तभी तो कंसोलिडेशन क्वेश्चन बड़ा नहीं आता है ना, आपके लिए नहीं आता, सीए वालों को आता है। वर्किंग नोट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। दोनों चीज निकालते हो आप लोग, पहले तो आप रिवैल्यूएशन वैल्यू निकालोगे, फिर डेप्रिसिएशन भी निकालोगे, तो इसमें आ गया। चलो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे सर, इसका वर्किंग नोट, हाँ सब वर्किंग नोट है इसका, तो निकालोगे अब क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइड बाय ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकलता ना। तो देखो ओपनिंग जो वैल्यू दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी, 5 लाख, और क्लोजिंग कितनी बताओ बुक वैल्यू, 4.5 लाख है ना, प्लांट एंड मशीनरी है ना, हाँ 4.5 लाख और 5 लाख। अब देख लो आपके पास वैल्यू थी 5 लाख की, साल के एंड में 4.5 लाख की रहेगी, तो डिफरेंस किसी डेप्रिसिएशन का है, और ओपनिंग का परसेंटेज से 20 बना दिया, 100, कितना आ रहा है 10%, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 एडिशनल आ गया ना, ये तो बेसिकली 11th की बात है नालायक, ये मत बोलना सर क्या आ गया, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंट, या कहूं तो मैं सरप्लस, कितने का बढ़ा है वो बताना है आपको, हम वहां पर टेबल में वही वाले वैल्यू होते हैं बड़ी वाली। अब देखो इसका भी सब पॉइंट, कैलकुलेट डब्ल्यू बी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन डब्ल्यू डी बी निकालनी पड़ेगी ना आपको, ओपनिंग डब्ल्यू डी बी 5 लाख की, लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ एक्विजिशन 6 मंथ है मेरे बच्चे, 5 लाख, 5 लाख का 10% इंटू 6/12, तो आएगा 25,000। तो बताओ आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन डब्ल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4,75,000, ठीक है 4,75,000। ये हो गया सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट रिवैल्यूएशन अमाउंट, रिवैल्यूएशन अमाउंट बताओ बच्चा कितनी है, सर 7.5 लाख, तो बताओ सरप्लस कितना हो गया, सरप्लस एट डेट ऑफ कंट्रोल कितना बताओ, 750 माइनस 475, 2,75,000। किस बात से एग्री करते हो आप, बोलो, क्या इस बात से आप एग्री करते हो, 275 का रिवॉल्यूशन सरप्लस हो गया, ठीक है ना।
सर बिल्कुल एग्री करना पड़ेगा आपको, ऑप्शन भी नहीं है आपके पास कोई, है ना। नहीं, आपने फंडामेंटल पढ़ा है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ले लिया क्या? कोशिश किया था कि ज्यादातर चीज इसमें कवर हो जाए, इसलिए हो गया। क्या करें बट अब, ठीक है, चल रहा है। सी, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना रहा बताओ? 275 एप्रिसिएट वैल्यू है, 10% लगता है 6/12 का। 275 का ले दो 5% ना, 13,750, ये ऊपर पुट कर दो। यहाँ पर आएगा 2,75,000, और P&L से लेस होगा ये 13,750 का, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 275 ना, 2,61,250, 2,61,250, ठीक है। 2,61,250, ये आपकी वैल्यू चली जाए पीपी में, क्योंकि रिजर्व में तो फर्क पड़ेगा नहीं इसका। और यूआरपी है, ये यहाँ से लेस होगा यूआरपी, इसका बैलेंस निकाल डालो। और तो एडजस्टमेंट है नहीं है। 1,10,000 13,750 माइनस 10,000, 86,250, इसका तो 10,40,000 प्लस 275, 1,31,5,000, 13,15 ना, 13,15,000। और इसका तो एजिटी 50,000 आ ही जाएगा। इसको फटाफट से नोट कर लो, हो गया काम खत्म आपका, क्वेश्चन बेसिकली खत्म हो गया आपका। आपका क्वेश्चन मैक्सिमम खत्म हो गया। फटाफट से वर्किंग नोट कर लो, फटाफट से नोट करना मेरे बच्चे। सात पचास पे ना, 5%, 37,500, और 25,000, 12,500। डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वैसे ही डेप्रिसिएशन निकालने का दूसरा तरीका और भी होता है एक, दोनों तरीके से निकालते हैं, लेकिन चलो ठीक है, अपन ऐसे निकालते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी तरीका बता देता हूँ आपके लिए, दूसरा भी बता देता हूँ आपके लिए डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ऐसे भी निकालते हो आप लोग। अब जो आपको यहाँ से डेप्रिसिएशन जो लगेगा, वो 7.5 लाख पे लगेगा, क्योंकि अब आपकी रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है, 7.5 लाख। पीपी पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ाएंगे आपके लिए ना। इसका आपने 5% निकाला होगा, तो 7.5 लाख का 5%। सर 5% कैसे? अरे 10 कर लो यार, कंफ्यूज मत हुआ करो आप। 10/100, 6/12,
तो 37,500 लग चुका है। ऑलरेडी डेबिट कितना कर चुके बताओ। सर मैं 50,000 था, 25 पहले 25 उधर, तो 25,000 तो लगा चुके हो पहले से ही। तो कितना बच गया? 12,500। ये डेप्रिसिएशन ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों आपके पास तरीके हैं निकालने के, ठीक है ना। ये डेप्रिसिएशन दूसरे तरीके से निकालने का तरीका है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना ये कैसे आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अब फटाफट से आ जाओ, कितने हो गए वर्किंग नोट नंबर? बड़ा हो गया 8 9। वर्किंग नोट नंबर 9। वर्किंग नोट नंबर 9। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज वही सिंपल तरीका है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स एज प्रपोर्शन। एज प्रपोर्शन, तो देखो कैसे आएगा। हमारे पास वो टेबल पा जाएंगे अपन लोग। डेट ऑफ कंट्रोल को फेयर वैल्यू ये वाली है 13/15 की, 13,15,000। अरे ज्यादा टाइम खा रहा है, ज्यादा ज्यादा। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 13,15,000, लेस कर दोगे इसमें से शेयर ऑफ एनसीआई 20%। 13/15 का 20%, 263। 13,15,000 तो 10,52,000, ठीक है ना। बीप क्या लोगे बेटा यहाँ पर बताओ। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रहेगा 5 लाख का। 5 लाख का ये ना। हाँ 5 लाख का ये। अरे भाई इतना हैंग क्यों हो रहा है यार ये। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा। गेन ऑन बार्गेन परचेज, क्योंकि आपने प्रॉफिट कमा लिया। कितना आता था बेटे? अच्छा 1080 का ना। अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है? 5 लाख, 5,52,000 का। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग नोट देखो। वर्किंग नोट नंबर 10। अब तो दिक्कत बचा नहीं ना कुछ। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, ठीक है। पर बताओ क्या लोगे? पी एंड एल लोगे? तो बताओ एच लिमिटेड कितना है, एच लिमिटेड का कितना है, एच यानी पी लिमिटेड कितना है। शेयर करना पड़ेगा तुम्हें। इसका है 1 लाख और 2 लाख ना।
1 लाख, और जनरल रिजर्व लेते तो 2 लाख का। प्लस करोगे चेंजेस, शेयर इन चेंजेस, शेयर इन चेंज, चेंज कौन सा वाला, पोस्ट वाला ना, ये वाला 86,250, 86,250। तो 86,250 का आएगा कितना, 80%। 86,250 का आएगा 80%, 6900 का। यहाँ लोगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, तो बताओ एच लिमिटेड का कितना है, पी लिमिटेड कितना है, 2 लाख। शिट, पी लिमिटेड प्लस करोगे शेयर इन चेंजेस, शेयर इन चेंजेस कितना बेटा बताओ। जनरल रिजर्व मेरे हिसाब से 1,10,000 है, 50,000, सॉरी 50,000, 50,000, हाँ 50,000 है, 50,000। तो 50,000 का 80%, 40,000, तो कितना होगा, 2,40,000। ये कितना हो गया था, 169। और एक चीज और आएगी आपको याद हो तो, गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज था 552 का ना, टोटल कर दो इसका, 169 प्लस है 240 प्लस है 552,000 के हिसाब से 961 का। ठीक है, एक चीज और रहेगी एनसीआई ना, इससे पहले निकालनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनसीआई, एट डेट ऑफ कंट्रोल, एट डेट ऑफ कंट्रोल। 1 मिनट रुको ना यार, तेरह 15 का ना, ठीक है। डेट ऑफ कंट्रोल को, डेट ऑफ कंट्रोल का था 263 का ना, 263 का, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन, जिसको आप पोस्ट एक्विजिशन को चेंज बोलते हैं बेसिकली हम ना, चेंज, इस याद रखना, पी एंड एल प्लस जन दोनों का आएगा, क्योंकि हम अदर इक्विटी का लेते थे, तो दोनों का टोटल कर लो एक बार। ये आ रहा 86,250 प्लस 50,000, है ना। हमने ऊपर भी देखो दोनों का ऐड किया था उसमें, हमने कंसोलिडेट निकालते समय भी दोनों का ऐड किया, देखो ये जनरल रिजर्व किया था हमने, पीएल का भी किया था, दोनों का किया, तो वहां भी दोनों का आएगा। कितना आ रहा है, 1,36,250 का 20% ना, 27,250, 263 का है, 290, 250, ये एनसीआई है। ठीक है, ये हो गया आपका सारा काम खत्म। बस आपको जो नया काम करना है, वो एक ही काम करना है आपको। क्या काम करना है बताओ, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है, उसमें दो चीज याद रखनी है आपको। एक तो यूआरपी जो है,
जब आप इन्वेंट्री लिखोगे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के टाइम पे आप लोग क्या करोगे, इन्वेंट्री में कब करो, 10,000 रुपए का यूआरपी लेस कर दोगे बस, ठीक है ना। कंसोलिडेट बनाते समय आप यूआरपी क्या कर दो बेटा, बस लेस कर दोगे, बाकी इसका इंपैक्ट डाल दोगे और खत्म, ठीक है। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म है, बड़ा हो गया, थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग गया, और मुझे एक्चुअली में अभी कुछ काम है, इसलिए इस क्वेश्चन करोगे, नहीं होगा तो डेफिनेट मुझे कल बता देना आप मैसेज करके, उसको डेफिनेट सॉल्व कराएंगे। नहीं तो उम्मीद करते कि आपको सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए, ठीक है। आप यहाँ देखोगे एक तरीके का, तो दो ही एडजस्टमेंट नए आए इसके अंदर, एक तो एब नॉर्मल वाला है, तो एब नॉर्मल में इन्वेंट्री का देखो कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई भी इन्वेंट्री का लेखा जोखा नहीं है, तो इसका तो जो ट्रीटमेंट करना था वो हमने कर डाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यूआरपी का था, यूआरपी में इन्वेंट्री की वैल्यू में से भी लेस होगा, जब आप कंसोलिडेट बनाओगे तो जो आप इन्वेंट्री लिखोगे यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ जो आप इन्वेंट्री लिखोगे, ये वाला करंट एसेट्स इन्वेंट्री लिखोगे, तो वहां से 10,000 रुपये लेस कर दोगे। एक काम और करोगे, एक काम और करोगे, आपका ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल कॉमन अमाउंट है 50,000 का, वो दोनों जगह से लेस करोगी, टीपी भी कम करोगे, और एक ट्रीटमेंट किया है हमने लास्ट सेशन के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, आप वो भी डालोगे। मैं एक बार लाइन पढ़ा देता हूँ, क्या है आपको बताओ। ट्रेड पेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड ऑफ 50,000 पेबल इन, फर्क नहीं पड़ता किसका डेटर है किसका क्रेडिटर है, आप तो सिंपल करो, इधर एक का डेटर पकड़ो एक का क्रेडिटर, दोनों में से लेस कर दो। ये समझ में नहीं आया कि डेटर है क्रेडिटर है, कॉमन अमाउंट 50 है ना, दोनों तरफ से उड़ा दो, डेटर में से भी और क्रेडिटर में से, दो काम करने मेरे बच्चे, एक 10 का इन्वेंट्री हटाना है, और एक 50 का आपको क्या हटाना है, ट्रेड पेबल में से भी 50,000 लेस करने हैं, और ट्रेड रिसीवेबल में से आपको 50,000 लेस करने हैं, बस दो करने हैं, एक 10,000 का वहां से एडजस्ट इन्वेंट्री में से करना है, और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल से कॉमनली 50,000 हटाना है, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से खत्म है, और नहीं आए तो डेफिनेटली मैं खड़ा हूं आपके सामने, आप मुझे मैसेज करके डेफिनेटली बता दीजिएगा सर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ, अदरवाइज 5 से 7 मिनट 10 मिनट मान लो मैं एक्स्ट्रा मैसेज करवा सकता हूं, लेकिन थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओगे, क्योंकि पूरी मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दे दी है, ओनली फॉर आपको डिजिट डालनी है, ये आपको पता भी लग जाएगा कि हम कितने पानी में चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।